कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो है हमारा क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉलिटी का वीडियो नंबर 2। इसके पहले भी हमने एक वीडियो किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो अगर आपने देख लिया है वो वीडियो तो आइए कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ तक देखा था, चिली का एग्जाम्पल देखा था, और अब हम देखेंगे पोलैंड के बारे में कि देखेंगे कि पोलैंड में डेमोक्रेसी किस तरह से आई और वहाँ पहले डेमोक्रेसी क्यों नहीं थी, किस तरह से पहले शासन चलता था, उस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो चिली का एग्जाम्पल तो हम समझ गए थे अच्छी तरह से कि वहाँ कुछ अलग बात थी, पहले से डेमोक्रेसी थी, वहाँ पर फिर सैनिक विद्रोह हो गया, फिर से डेमोक्रेसी किसी तरह से रिस्टोर हुई। अब हम पोलैंड की बात करते हैं। तो पहले लिखा गया है, लेट अस टर्न टू अनदर इवेंट, एक दूसरे इवेंट की ओर ध्यान देते हैं। दिस टाइम फ्रॉम पोलैंड इन 1980, 1980 की बात है। इस समय में जो पोलैंड था वो रूल किया जाता था पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। ये एक पार्टी थी। दिस वाज द मेन कम्युनिस्ट पार्टीज दैट रूल्ड इन दिस वाज वन ऑफ द मेन कम्युनिस्ट पार्टीज दैट रूल्ड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ ईस्ट यूरोप एट दैट टाइम। तो देखिए उस समय में, यानी कि 1980 के समय में जो ईस्ट यूरोप था, यानी यूरोप का पूर्वी हिस्सा, उस रीजन में बहुत सारे देश थे जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। उसमें से ये एक मुख्य देश था जिसमें कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। और इसमें जो शासन करती थी, पोलैंड में जो पार्टी शासन करती थी, उसका नाम था पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, ये उस पार्टी का नाम था। तो देखिए कम्युनिस्ट शासन का तो आप जानते होंगे, कुछ बेसिक तो आपको समझ में आता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये जो देश थे जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जैसे कि यहाँ पर पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था, वहाँ पर इस पार्टी के अलावा कोई भी दूसरा पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को ऑपरेट करने का परमिशन नहीं होता था। यानी वो संगठन नहीं बना सकती है, लोगों का ग्रुप नहीं बना सकती है, इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकती। जैसे कि आज हमारे देश में आप देखते हैं कि बहुत सारे पार्टीज हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, या फिर हर रीजन में आपको पार्टीज मिल जाएंगे, कोई संगठन मिल जाएगा, किसी भी तरह का आपको ग्रुप मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर वैसा कुछ परमिशन नहीं था। वहाँ पर जो पार्टी थी, सरकारी पार्टी, पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, उसी के संगठन हो सकते थे, ट्रेड यूनियंस हो सकते थे, वर्कर यूनियंस हो सकते थे, लेकिन दूसरी पार्टीज फॉर्म ही नहीं की जा सकती थी। अगर कोई उस तरह का काम करने की कोशिश करता था तो वहाँ पर उसे जेल में डाल दिया जाता था। और इसी तरह से वहाँ के जो लोग थे, द पीपुल कुड नॉट फ्रीली चूज द लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और द गवर्नमेंट। वहाँ पर एक और बात होती है कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की, कि देखिए वहाँ पर जो लोग होते हैं वो खुद ब खुद अपनी आज़ादी से अपने लीडर्स को नहीं चुन सकते हैं, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को नहीं चुन सकते हैं जो कि उस सरकार में शासन करेंगे। वो दूसरे तरीके से काम करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के सिस्टम में। और जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते थे, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलते थे, या उसके लीडर के खिलाफ बोलते थे, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था और कई दिनों की सजा हो जाती थी। तो देखिए जो पोलैंड में सरकार थी वो सपोर्ट की जाती थी, और यहाँ तक कि कह सकते हैं कंट्रोल की जाती थी जो सोवियत यूनियन में जो गवर्नमेंट थी। सोवियत यूनियन क्या है आप जानते होंगे, यूएसएसआर का मतलब हो गया कि जो आज का रसिया है, उसके अलावा उसके आसपास के जो रीजन है उसको मिलाकर एक देश हुआ करता था जिसका नाम था सोवियत यूनियन। वो अब टूट चुका है 1991 में, 1991 में करीब टूट चुका है, और उससे करीब 14 देश बन चुके हैं, अलग अलग 14 देश बन चुके हैं। वो अब देश एग्जिस्टेंस में नहीं है। वो एक तरह का कम्युनिस्ट देश था जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, और पूरे विश्व का हम कह सकते हैं कि सबसे ताकतवर कम्युनिस्ट रूल वहीं पर था। तो उस सोवियत यूनियन का कंट्रोल था पोलैंड के सरकार के ऊपर, और जैसा वो चाहती थी उस तरह का काम करवाती थी, जिस तरह का उसे ज़रूरत होता है उस तरह का काम करवाती थी। तो देखिए पोलैंड में डेमोक्रेसी किस तरह से आने की शुरुआत हुई। तो देखिए एक छोटा सा इवेंट हुआ था 14 अगस्त 1980 को। 14 अगस्त 1980 को लेनिन शिपयार्ड, एक शिपयार्ड थी, सरकारी शिपयार्ड पोलैंड में, वहाँ के वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए, और शहर का नाम था डास्क शायद, अब प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो ध्यान में दीजिएगा उस पर। द शिपयार्ड वाज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार उस शिपयार्ड की मालिक थी। और यहाँ तक कि एक बात जान लीजिए कि वो पोलैंड में जितने भी बड़े फैक्ट्रीज थे या फिर बड़े प्रॉपर्टीज थे उसकी मालिक सरकार थी।
वहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी और इस तरह की चीज़ें कम्युनिस्ट शासन जो है वो उतना अलाउ नहीं करती है, उतना परमिशन नहीं देती है। तो देखिए जो स्ट्राइक शुरुआत हुई थी वो एक छोटी सी बात पर हुई थी कि देखिए जो क्रेन ऑपरेटर है और एक वुमेन वर्कर, उन्हें किसी भी तरह से निकाल दिया गया था जॉब से, उन्हें बस वापस ले लिया जाए, ये उन लोगों की डिमांड थी जब वो स्ट्राइक पर बैठे थे। और इसके बाद मैंने नौकरी से निकाल दिया गया था, उन्हें वापस ले लिया जाए, ये उनका कहना था। तो देखिए बात यहाँ ये है कि जो स्ट्राइक किया गया था वर्कर्स द्वारा वो इलीगल था। उसका रीज़न ये था कि देखिए ट्रेड यूनियंस अलाउड नहीं थे पोलैंड में। मतलब कि जो रूलिंग पार्टी है यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी, उसके ट्रेड यूनियन के अलावा कोई दूसरा ट्रेड यूनियन चलाना या फिर कोई विरोध प्रदर्शन करना अलाउड नहीं था। तो इस वजह से ये एक इलीगल स्ट्राइक था। इसके बाद ये स्ट्राइक चलता रहा, लेकिन और बाद में एक फॉर्मर इलेक्ट्रीशियन, शिपयार्ड का एक पुराना इलेक्ट्रीशियन था लेक वाल्शा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लिखा हुआ है लेक वाल्शा, वाल्शा शायद प्रोनाउंसिएशन है। इन्होंने आकर स्ट्राइकर्स को ज्वाइन किया और उसको नौकरी से निकाल दिया गया था 1976 में, जब उसने हायर पे यानी ज़्यादा सैलरी की मांग की थी। तो देखिए वाल्शा जो था वो तुरंत ही एक लीडर बन गया उन सभी लोगों का जो कि स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, और स्ट्राइकिंग वर्कर्स के जितने भी ग्रुप थे वो स्ट्राइक को कंटिन्यू किया उन लोगों ने। तो देखिए स्ट्राइक जो था वो छोटा सा इवेंट से लेकर शुरू हुआ था, लेकिन वो बहुत ही जल्दी पूरी तरह से फैल गया पूरे शहर में। और जो वर्कर्स थे वो अब बड़े डिमांड करने लगे, वो कहने लगे कि नहीं, अब हमें इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाने की परमिशन दिया जाए और हमें पॉलिटिकल और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सभी को आज़ाद किया जाए, और प्रेस के ऊपर जो सेंसरशिप है उसे भी खत्म किया जाए। इस तरह के बड़े बड़े डिमांड वो करने लगे, और ये मूवमेंट इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि गवर्नमेंट को इन लोगों के सामने झुकना पड़ा। और जो वर्कर्स जिसका लीडर था वाल्शा और सरकार, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, एग्रीमेंट साइन हुई, जिसमें कि 21 मांगों को पूरा किया गया। और इसके साथ ही ये जो स्ट्राइक है ये खत्म हो गई। और जो इसके साथ ही जो सरकार थी उसने ये मान लिया कि देखिए वर्कर्स जो है उनके राइट को हम ध्यान देंगे और इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाने का हम परमिशन देंगे, और उनको स्ट्राइक करने का भी अधिकार दिया जाएगा। इसके बाद ये स्ट्राइक जो है खत्म हो गई। तो इसके बाद जब ये डास्क एग्रीमेंट साइन हो गया था, एक नया ट्रेड यूनियन बना जिसका नाम था सॉलिडेरिटी, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने गलत पढ़ गया। इसका कुछ पॉलिश में अलग प्रोनाउंसिएशन है। ये ट्रेड यूनियन बना, और ऐसा पहली बार हुआ था कि जब एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बना था किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी में। ऐसा नहीं कि केवल पोलैंड में, इसके अलावा जितने भी विश्व में जितने भी कम्युनिस्ट शासित स्टेट्स हैं उसमें से पहला ये क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बना था। इसके बाद एक साल के अंदर जो सॉलिडेरिटी जो था संगठन वो पूरे पोलैंड में फैल गया, और करीब 1 करोड़ मेंबर बन गए इस संगठन के। और रेवलेशंस ऑफ वाइड स्प्रेड करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट इन द गवर्नमेंट मेड मैटर्स वर्स फॉर द रूलर्स। तो देखिए जो सरकार में करप्शन था और सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया गया था सरकार में, ये चीज़ें सरकार के लिए ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर रही थी। बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे थे सरकार को इस वजह से, और जो रूल कर रहे थे लोग उस वजह से। तो जो गवर्नमेंट थी जिसका कि लीडर था जनरल जारूसेल्की, और वो बहुत ही घबरा गया और उसने तुरंत ही मार्शल लॉ लगा दिया दिसंबर 1981 में उसने मार्शल लॉ लगा दिया, और करीब हजारों की संख्या में जो सॉलिडेरिटी संगठन थी उसके मेंबर्स को जेल में डाल दिया गया। और फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, प्रोटेस्ट, एक्सप्रेस ओपिनियन वाज वंस टेकन अवे। जो फ्रीडम दिया गया था पहले, जो एग्रीमेंट हुआ था दोनों संगठनों के बीच, सरकार और सॉलिडेरिटी के मेंबर्स के बीच में, उसे फिर से वापस ले लिया गया। जैसे कि फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज यानी संगठन बनाने का, प्रोटेस्ट करने का या फिर अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने का, उन्हें फिर से वापस ले लिया गया। तो ये इवेंट होने के बाद, यानी जो मार्शल लॉ लगाया गया, इस इवेंट के होने के बाद फिर से
स्ट्राइक्स होने शुरू हुए, लोगों ने विरोध करना शुरू किया और सॉलिडरिटी जो है उसने फिर से ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, लोगों को बुलाना शुरू किया, स्ट्राइक शुरू किए 1988 में। तो यहाँ पर बात हो रही है 7 साल बाद, ऐसा नहीं कि तुरंत ही ऐसा होने लगा था, 1988 में ये चीज़ें शुरू हुई। तो लेकिन बात क्या ये है कि जब 1988 में ये लोग विरोध कर रहे थे और इन्होंने प्रदर्शन शुरू किया, तो उस समय जो पॉलिश गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ही कमज़ोर थी और जो सपोर्ट इन्हें मिल रहा था सोवियत यूनियन से, वो ऐसा नहीं था कि गारंटी था कि इन्हें सपोर्ट मिलेगा और ये इन लोगों का शासन जो है वो मजबूत रहेगा। उसका रीज़न ये था कि सोवियत यूनियन जो है वो खुद ब खुद परेशानी में था। वो इसलिए क्योंकि उस समय जो इकोनॉमी थी वहाँ की वो काफ़ी डिक्लाइन में थी और वहाँ खुद विरोध प्रदर्शन हो रहे थे आज़ादी के लिए। और इसी वजह से इसके बाद फिर से कई सारे नेगोशिएशंस किए गए, जो वालसा सॉलिडरिटी का लीडर था और सरकार के बीच में। इस एग्रीमेंट के साथ ये जो क्या कहते हैं, ये जो एग्रीमेंट हुआ, इसके साथ ही अप्रैल 1989 में फ्री इलेक्शंस हुए, यानी कि जिस तरह से इंडिया में होते हैं उस तरह से फ्री इलेक्शन। जो संगठन थी सॉलिडरिटी, इसने करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ा, मतलब सभी सीटों पर 100 सीटों पर चुनाव लड़ा और जिसमें से 99 सीटों पर उसकी जीत हुई। तो समझ सकते हैं कि कितना उसको सपोर्ट प्राप्त था लोगों से। और 1990 में, अक्टूबर 1990 में जो पोलैंड का पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ 1990 में, अक्टूबर 1990 में, और जिसमें एक से ज़्यादा पार्टी कंटेस्ट कर सकते थे, चुनाव लड़ सकते थे। और इस चुनाव में जो वालसा था सॉलिडरिटी का लीडर, वो पोलैंड का प्रेसिडेंट चुना गया। तो यहाँ से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई पोलैंड में। तो ये समझ गए होंगे पोलैंड का एग्जाम्पल कि पोलैंड में क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और यह है 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इस टॉपिक का नाम है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि देखिए हमने 2 डिफरेंट तरह के रियल लाइफ स्टोरीज देखे। पहला स्टोरी हमने देखा चिली का, जहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसके लीडर थे एलेंदे, उसको रिप्लेस कर दिया गया था नॉन डेमोक्रेटिक मिलिट्री गवर्नमेंट द्वारा, जिसका कि लीडर था फिनोशे। और जिसके बाद फिर रिस्टोरेशन हुआ डेमोक्रेसी का, वो कैसे हुआ वो तो आपने पहले देख लिया। और इसके अलावा हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वहाँ पर पोलैंड की, तो वहाँ पर हमने देखा कि देखिए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहाँ पर पहले, और फिर आगे चलकर वहाँ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, लेट अस कंपेयर द 2 नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन दिस स्टोरीज। तो देखिए देयर वर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन फिनोशे रूल इन चिली एंड कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड। तो यहाँ देखिए 2 तरह के नॉन डेमोक्रेटिक रूल की हम बात कर रहे हैं। पहला जो चिली में हुआ यानी मिलिट्री रूल, और दूसरा पोलैंड में हुआ कम्युनिस्ट रूल। तो ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। देखिए चिली जो रूल किया जाता था जब नॉन डेमोक्रेटिक सरकार थी वहाँ पे, एक मिलिट्री डिक्टेटर द्वारा, लेकिन पोलैंड में रूल किया जाता था एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। तो इन दोनों में फ़र्क है। और जो गवर्नमेंट थी पोलैंड में, वो क्लेम करती थी कि देखिए हम गरीबों के लिए सरकार में हैं, हम गरीबों के लिए काम करने वाले हैं, गरीबों के लिए काम करेंगे और गरीबों के हम संगठन हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं चिली के फिनोशे जो मिलिट्री रूल था वहाँ के लीडर की, तो उसने कभी कोई ऐसा क्लेम नहीं किया था और वो बड़े खुले तौर से जितने भी बड़े कैपिटलिस्ट से उन सभी को सपोर्ट करता था, फेवर करता था, उन लोगों को कंपनियां खोलने के, फैक्ट्रीज खोलने के परमिशन देता था और उनसे काफ़ी ज़्यादा करप्शन में पैसे भी लेता था। लेकिन इसके बावजूद दोनों में कुछ कॉमन फीचर्स हैं, उन कॉमन फीचर्स को हम देख लेते हैं। देखिए दोनों में पहली बात यह है कि दोनों जगहों पर जो लोग थे वो अपनी मर्जी के अनुसार रूलर्स को नहीं चुन सकते थे, और वो किसी को ये नहीं बता सकते थे देखिए हमें ये चाहिए, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वैसा वो नहीं कर सकते थे। दूसरी बात, दोनों जगहों पर लोगों को आज़ादी नहीं थी, वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे और पॉलिटिकल एक्शन नहीं ले सकते थे। ये दोनों जगहों पर था, चाहे हम मिलिट्री रूल की बात करें और चाहे हम कम्युनिस्ट रूल की बात करें। तो इसके बाद द 3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड एवं एलेंदे चिली, वेल्सा पोलैंड और मिसेल्स चिली।
तो देखिए यहाँ पर चिली की 2 बार बात की गई। उसका रीजन ये है कि देखिए मिशेल चिली यानी 2006 के बाद, 2006 में जब वो प्रेसिडेंट बनी उसके बाद एंदे चिली यानी कि करीब 1973, शायद 1973 में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके पहले की चिली, और यहाँ पर वेल्शा पोलैंड, जो पोलैंड में 1990 में जो सरकार बनी उसके बाद, ये 3 तरह की बात की गई है, 2 चिली की और 1 पोलैंड की। इसके बाद ये तीनों जो हैं ये अपने अप्रोच में डिफरेंट अप्रोच लेते हैं लोगों का भलाई करने के लिए और सोशल और इकोनॉमिक मैटर्स को संभालने के लिए। जो एंदे थे वो प्रेफर करते थे कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए सभी बड़े इंडस्ट्रीज के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर। जो वेल्सा था पोलैंड का, वो समझता था कि मार्केट जो है वो फ्री होना चाहिए सरकार के इंटरफेरेंस से, यानी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से। और जो मिशेल यानी कि 2006 के बाद चिली में, वो इन दोनों के बीच में कहीं थी और वो समझती थी कि सरकार का इंटरफेरेंस होना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तीनों जो सरकार थी, यानी कि चिली की 1973 के पहले की सरकार और 2006 के बाद की सरकार और हमारे पोलैंड की 1990 के बाद की सरकार, इनके बीच कुछ बेसिक फीचर्स थे और इस बेसिक फीचर में जो पावर था वो एक्सरसाइज किया जाता था गवर्नमेंट द्वारा, जो कि इलेक्ट होती थी जनता द्वारा। ऐसा नहीं कि कोई आर्मी आ गई या फिर अनइलेक्टेड लीडर की एक दूसरे से मिलकर सरकार में चढ़ गए, वैसा नहीं था। चुनाव लड़ते थे लोग, आते थे और फिर अपने वादे करते थे और फिर उस वादे को पूरा करते थे। ये चीज़ें तीनों जगहों पर मौजूद थी। इनके अप्रोच अलग थे, सोशल और इकोनॉमिक मैटर्स को छूने के या फिर उसको सॉल्व करने के लेकिन इनके जो फंक्शनिंग थे कि वो लोगों द्वारा चुन के आते थे, लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा करते थे, लोगों के से किए हुए वादे को पूरा करते थे, ये तीनों में सेम थी। और जो लोग थे वो जो बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम्स होने चाहिए वो लोगों को प्राप्त थी इन तीनों कंडीशंस में। तो यहाँ पर देखिए जो 2 स्टोरीज हमने देखी तो उससे हमें एक रफ वे पता चला कि डेमोक्रेसी क्या होती है इस चीज़ को समझने में। तो सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी एक तरह की सरकार है या फिर एक तरह का सिस्टम है जिसमें लोग बड़ी आसानी से अपने रूलर्स को चुन सकते हैं और ये बता सकते हैं कि देखो तुम अगर सरकार में आ रहे हो तो तुम्हें ये काम करना है मेरे लिए, तभी मैं तुम्हें वोट दूंगा या फिर तुम्हें लीडर बनाऊंगा। इसी तरीके से इन अ डेमोक्रेसी तो देखिए ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री। डेमोक्रेसी का यहाँ कंडीशन भी दिया गया है कि देखिए वैसे लोग अगर शासन कर रहे हैं जो कि लोगों द्वारा चुने गए हैं तभी वो डेमोक्रेसी है। इसके बाद अगर लोगों को आज़ादी है अपने फ्रीडम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर ऑर्गेनाइज होने के लिए फ्रीडम या फिर प्रोटेस्ट करने का फ्रीडम है तभी वो आज़ादी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई लीडर चुन के भी आता है लेकिन वो आपको विरोध प्रदर्शन करने का परमिशन नहीं देता है या फिर किसी भी तरह का आज़ादी से रोकता है तो वो रियलिटी में डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये 2 चीज़ें मेन बेसिक यहाँ पर बताई गई हैं डेमोक्रेसी के लिए। तो वी शैल कम बैक टू दिस क्वेश्चन इन चैप्टर 2 एंड डेवलप डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो चैप्टर 2 में हम डेमोक्रेसी का डेफिनेशन देखेंगे और डेमोक्रेसी का डेफिनेशन बनाएंगे और हमें डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स को नोट करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही पर रुकते हैं और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम देखेंगे 1.2 में कि किस तरह से जो डेमोक्रेसी है वो पूरे विश्व में फैली और कहाँ से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।